हेलो बच्चों, बेटा आज अपन लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 का चैप्टर है और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। यहाँ पर सिंपली कुछ बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 एलिमेंट की। और ये वीडियो तीसरा रहने वाला है इसका पी ब्लॉक का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बता चुका हूँ तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर सेकंड ही मान के चलेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब अच्छे से सीख चुके हो। तो दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका मेटालिक करैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए मेटालिक करैक्टर मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेटालिक करैक्टर, ठीक है ना। देखिए क्लास 10th से ही मेटालिक करैक्टर की बात करते हैं। पर लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5, उसके बाद 11th में चैप्टर नंबर 3 और 12th में भी काफ़ी चैप्टर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोगों ने मेटालिक करैक्टर की बात करी है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो इसमें नाइट्रोजन होता है आपका, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और आपका बिस्मथ होता है, ठीक है ना। तो इसको तैयार करने का तरीका है आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये इसको याद करने का एक तरीका है बेटा, ठीक है ना। और हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 33 आपका, और इसका होता है 51 और इसका होता है आपका 83, ठीक है ना। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें मेटालिक करैक्टर की, तो उसमें ऊपर वाले दोनों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके नॉन मेटल, ठीक है ना। ये दोनों आपके नॉन मेटल हो गए। आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं आपके मेटलॉइड्स, और आपका जो बिस्मथ होता है वो होता है आपका मेटल, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें तो सिंपली लिख सकते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल। ये दोनों जो है वो आपके नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स while बिस्मथ इज मेटल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब अपन लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका साइज घटता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है मींस आपका मेटालिक करैक्टर घटता है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। लेकिन ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर घटता है, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो यही कारण है कि ग्रुप 15 में इनिशियल में ऊपर वाले दोनों जो हैं वो आपके नॉन मेटल हैं, फिर उसके मेटलॉइड्स आते हैं आपके दो, आफ्टर दैट लास्ट में नीचे आते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। इस वजह से बिस्मथ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आपका मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। अब मैं बात करूँगा फिजिकल स्टेट की। मेटालिक करैक्टर के बाद अगर सेकंड के बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन गैस है कौन सॉलिड है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट तो नाइट्रोजन के बारे में आप सभी जानते हो खूब अच्छे से। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद जो डायटोमिक गैस की फॉर्म में नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन आपका जो है वो डायटोमिक गैस है आपका, जबकि ऑल अदर एलिमेंट्स जो फॉस्फोरस वगैरह हैं वो आपके सॉलिड्स हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन इज द डायटोमिक गैस। जो नाइट्रोजन है वो आपका डायटोमिक गैस है, जबकि अदर जो एलिमेंट्स हैं, व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ग्रुप 15, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर सॉलिड। बाकी सभी क्या हैं आपके? बाकी सभी आपके सॉलिड्स होते हैं, केवल जो नाइट्रोजन है आपका वो डायटोमिक गैस है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि है आपकी एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी जानते हो आप, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं आपके किसी भी मॉलिक्यूल में, वो आपकी एटोमिसिटी कहलाती है। तो अगर हम बात करें N2, तो N2 है आपका डाई एटॉमिक। तो
इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। जबकि अदर जो एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स आर टेट्रा एटोमिक, तो उनको मैं एक सिंबल दे रहा हूँ टेट्रा एटोमिक। तो अगर मैं बात करूँ सभी एलिमेंट्स को ई मान लें तो ये E4 के नाम से रिप्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है ना। ये सभी टेट्रा एटोमिक है, केवल नाइट्रोजन आपका डाई एटोमिक है। अब बेटा मुझे बताइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो कोई बच्चा खुद से सोचिएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेंगे, क्यों घटेंगे, और कहाँ से कहाँ आने पर बढ़ेंगे और कहाँ से कहाँ आने पर घटेंगे, ये आप लोग खुद से सोचिएगा और फिर ये चेक करिएगा आपका सही है या गलत है, ठीक है। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऊपर से नीचे आने पर इनिशियली बढ़ेगा, नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक बढ़ेगा, आफ्टर दैट घटना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको मैं बता चुका हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे मैं ये सब डिस्कशन कर चुका हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले टॉपिक में, बट मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जब अपन लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है। इसके रिजल्टेंट क्या होता है, आपका वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ जाता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। लेकिन आर्सेनिक से हम नीचे चलते हैं एंटीमनी और बिस्मथ तक, तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है। मींस इनके लास्ट में जो 5 बॉन्ड बनने वाले थे, आपके जो 5 बॉन्ड बना रहे थे, अब उन बॉन्ड को 2 बॉन्ड की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इस वजह से जो एंटीमनी और बिस्मथ है आपके इनमें ओनली 3 बॉन्ड्स ही बन पाएंगे, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 कम हो जाएगी, +5 से +3 बचेगी, नीचे +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका जो है वो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, आफ्टर दैट घटता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होता है आपका, ठीक है ना। तो मैं लिखे दे रहा हूँ द मेल्टिंग पॉइंट increase from nitrogen to arsenic the boiling point, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका increase regularly on moving down the group। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट क्या करता है आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर अपन लोग तो जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी डेंसिटी। क्या है आपकी, वो है आपकी डेंसिटी। तो अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी की प्रॉपर्टी की बेटा अगर हम बात कर लें तो डेंसिटी गैस की कम होती है, सॉलिड्स की ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आने पर क्या करेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इट इंक्रीज फ्रॉम डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीज फ्रॉम डाउन द ग्रुप। तो जो डेंसिटी होती है वो ग्रुप 15 एलिमेंट की डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपका एटॉमिक रेडियाई है। तो एटॉमिक रेडियाई आप सभी को खूब अच्छे से पता होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है क्योंकि न्यू सेल ऐड होती है, इस वजह से इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। इनका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है इसी वजह से। तो अब अगर मैं बात करूँ इनके एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो आपको मैंने बताया था अभी एक नई सेल है जो इसमें ऐड हो रही है, इस वजह से आपका एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर as we go down the group।
जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इस वजह से आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, मीन्स एक नई सेल जुड़ जाएगी, इस वजह से साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो प्रॉपर्टी आपकी है एलोट्रॉपी, और एलोट्रॉपी भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एलोट्रॉपी की बात करते हैं अपन लोग। तो एलोट्रॉपी क्या होता है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं जो डिफरेंट फॉर्म्स हों, ठीक है ना, अगर एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहेंगे, ठीक है ना। तो केवल बिस्मथ को छोड़ दें तो बिस्मथ के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 15 के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो उन डिफरेंट फॉर्म्स का अगर हम नाम जाने तो आप जानते हैं रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस और आपका ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसकी भी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। आर्सेनिक की बात करूं अगर मैं बेटा, तो आर्सेनिक की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे ग्रे होता है आपका आर्सेनिक, येलो भी होता है आर्सेनिक आपका, और आपका ब्लैक भी होता है, ठीक है। नाउ अब अगर एंटीमनी की बात करें, मैंने बता दिया आपको बिस्मथ जो होता है वो नहीं शो करता है एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो जो एंटीमनी है आपका, तो एंटीमनी में भी डिफरेंट है। जैसे मेटालिक येलो होता है आपका, और ये एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। कैसा होता है? एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे जो एंटीमनी है आपका वो नेचर में कैसा होता है? एक्सप्लोसिव होता है आपका नेचर में एंटीमनी, ठीक है ना। ये पेज कहाँ से उठ के आ गया यार, चलिए अब बात करते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं पीछे बता चुका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ही लेक्चर रखूँगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक सेल में मैक्सिमम उतनी शो करते हैं ये। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 तो वो +5 होती है। तो मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा बस, उसके बाद मैं बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फोरस ऐसा नहीं करता, फॉस्फोरस -3 शो करता है, +3 शो करता है। किसी किसी केस में +4 और +5 शो करता है, +4 कुछ ही केसेस में शो करता है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक +3 और +5 ही शो करता है। उसके बाद अगर बात करें एंटीमनी की, तो एंटीमनी भी +3 +5 शो करता है। लेकिन मैं बता दूंगा किस में स्टेबल कंपाउंड बनाता है और किस में स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है ना। उसके बाद बिस्मथ आता है, बिस्मथ भी +3 और +5 शो करता है। लेकिन आपको पता है रेयरली +5 में बिस्मथ कंपाउंड बनाता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वाइड रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन शोज या नाइट्रोजन हैज अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के पास काफ़ी अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। -3 से लेके +5 तक सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक है ना। पीछे मैं बता चुका हूँ। अब अगर अपन लोग बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जबकि +5 की डिक्रीज होती है। वाइल +5 डिक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है आपका, ठीक है ना। चलिए अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वैसे मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से डिटेल में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो एक से ही एक्सप्लेन हो जाएगा, यहाँ पर किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।
तो 7 नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन लोग तो आता है 1s2 2s2 2p3। तो आपको पता है इसका ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। तो इसका हाफ फील्ड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम होगी ग्रुप 15 की। तो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 वो ज़्यादा होती है। ये ग्रुप 14 हो गया आपके सामने, ग्रुप 14 से तो ज़्यादा ही है। उसके साथ साथ ग्रुप 16 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ग्रुप 16 से भी ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हाफ फील्ड हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से ग्रुप 16 से भी ज़्यादा होती है और ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। लेकिन समझने वाली बात क्या थी कि ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है, तो आप लिख देंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, ये जगह खाली है तो इसका यूज कर ले रहे हैं अपन लोग। तो वो है आपकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो सीधी सी बात है, इट डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इट डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ये नाइट्रोजन से बिस्मथ तक घटती है क्योंकि ऊपर से नीचे में साइज बढ़ता है। इस वजह से न्यूक्लियस का एटॉमिक शेल पर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। कैटिनेशन की बात करें तो ये कैटिनेशन टेंडेंसी कम शो करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं होती, कैटिनेशन टेंडेंसी तो होती है लेकिन ग्रुप 14 से कम होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 14 से ऐसे समझिएगा, जैसे मैं अगर बात करूं कार्बन की, तो आपको पता है कार्बन जो है वो ग्रुप 14 का है और कार्बन की टेंडेंसी कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनकी टेंडेंसी ग्रुप 15 वालों की कम क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ग्रुप 14 के कंपेरिजन में कैसी होती है, इनकी कम होती है ना, ठीक है। अब जैसे समझिए जैसे नाइट्रोजन है आपका, ठीक है। तो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन का साइज कैसा है, कार्बन के बराबर वाला ही है। कार्बन से जस्ट राइट जाए तो नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो 3 बॉन्ड बने नाइट्रोजन के, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काफी अच्छा काम करता है। इस वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता और ये जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो इसकी वीक हो जाती है ग्रुप 15 की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो जो रिएक्टिविटी, अब जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा, जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता रिएक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए अब रिएक्टिविटी समझिए। तो नाइट्रोजन जो है वो तो अनरिएक्टिव है भाई, रूम टेम्परेचर पे तो अनरिएक्टिव होता है। क्यों होता है वो समझा रहा हूँ मैं। 3 बॉन्ड बनने की वजह से ये अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। अब इनर्ट नोबल गैस ही बोल सकते हो आप इसके प्रकार से कि ये ऑलमोस्ट एज इनर्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और जब बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये अपने आप एलिमेंटल जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा आपका, इनर्ट होगा, ठीक है ना। जबकि फॉस्फोरस होता है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। और उसको अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस कैप्ट इन वाटर, फॉस्फोरस कैप्ट इन वाटर। फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, अपन लोग वाटर में रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और समथिंग अबाउट अगर बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस, यानी 45 डिग्री सेल्सियस पर ये आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी कि जलना स्टार्ट हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। 45 डिग्री सेल्सियस पर ये जलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन है आपका वो रूम टेम्परेचर पर बात करें तो नॉन रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है, क्योंकि 3 बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस वजह से ये ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो आपका हाईली रिएक्टिव होता है और 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते पहुंचते ये इनफ्लेमेबल हो जाता है, यानी ज्वलनशील हो जाता है। ये थी तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। अब कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग स्पेशली हाइड्राइड्स की बात करेंगे।
हैलाइड्स की बात करेंगे और आपके ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनता है आपका इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको कभी भी। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बस पढ़ते रहिएगा।